नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। दी लल्लन टॉप में हमारे साथ आज मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान, रौनित रॉय जी, जिन्हें हमने बड़े जिन्होंने बड़े पर्दे, छोटे पर्दे और अब वेब सीरीज में भी अपने अपनी एक्टिंग से धाक जमाई है। बहुत बहुत स्वागत है आपका दी लल्लन टॉप पर। थैंक यू देवांश, थैंक यू। आपका जो नया टीवी शो आने वाला है, जुर्म और जज्बात, उससे शुरुआत करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है इस पूरे शो का और ये बाकी क्राइम थ्रिलर शो से कैसे अलग है? तो मैं जुर्म और जज्बात में शो का होस्ट हूँ और इस शो में आई थिंक इट्स 5 times a week, 5 times a week, 5 days a week एंड हर दिन एक अलग कहानी दिखाई जाएगी। इस शो का बेसिक जो एक मुद्दा है वो ये है कि कुछ क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं जो अपने हालात की वजह से क्राइम में चले जाते हैं या दे आर इंड्यूस्ड इनटू क्राइम। ये जो शो है ये उन लोगों के बारे में है जो जज्बात जो हमारे अंदर होते हैं, जैसे कि गुस्सा, ईर्ष्या, नफरत, और जो हालात बनते हैं हमारे पारिवारिक, सामाजिक, उनसे जूझते हुए कैसे जज्बात जब हावी हो जाते हैं मन पर या दिमाग पर, तो इंसान तहश में आके अपराध कर बैठता है, मुजरिम बन जाता है। तो दिस शो इज अबाउट दैट, हाउ कॉमन मैन इज ड्रिवन टू क्राइम because she loses control over his her emotions. क्रिमिनल साइकोलॉजी जैसा कुछ थीम है इसके पीछे? Sorry, pardon me? क्रिमिनल साइकोलॉजी को समझने की कोशिश की गई है इस शो में। देखिए, क्रिमिनल साइकोलॉजी इज अ वेरी बिग वर्ड एंड आई थिंक इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो जैसे कि मैंने कहा, एक आम आदमी एक पॉइंट ऑफ डेस्परेशन के बाद या तो कर देता है या उसके हाथों हो जाता है। कई कहानियां ऐसी हैं जो जहां पर हमारा कैरेक्टर नॉर्मल ही होता है शुरुआत में, लेकिन उसके जीवन में परिस्थितियां ऐसे बनती हैं दैट makes that person do the crime, or the crime happens without the person realizing. जैसे कि हम सब में है, हम सब में कोई भी इंसान पूरी तरह से संत नहीं होता, कोई भी इंसान पूरी तरह से साधु नहीं होता, कोई भी इंसान पूरी तरह से सेटन नहीं होता। हम सब में कहीं ना कहीं शेड्स ऑफ ग्रे है, और पर फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर हम लोग उसे काबू में रख सकते हैं। जो लोग आपका शो देख रहे हैं वो भी समझ रहे होंगे मेरी बात के उनके भी घरों में थोड़े थोड़े जो झगड़े होते होंगे। अब वो झगड़ा जब अनकंट्रोलेबल हो जाए, वो जज्बात जब हद से गुजर जाए, हद से पार हो जाए, तो फिर क्या होता है। दिस शो इज अबाउट दैट। अगला सवाल ये कि आप 5 साल बाद, ये सुना जा रहा है कि 5 साल बाद टीवी पर वापसी कर रहे हैं, तो ये जो इतना लंबा गैप रहा उसमें आपने कहने को हमसफर हैं और होस्टेड जैसे जो वेब सीरीज किए, क्या उसमें बिजी थे या कोई और वजह रही इस गैप की, टीवी से दूरी की? नहीं, टीवी से दूरी की सीधी सादी वजह है कि जिस तरह का काम मैं करना चाहता हूँ वो टीवी पे नहीं मिल रहा था मुझे। ऊब गया था मैं वही काम कर करके, तो मैंने सोचा कुछ अलग किया जाए, थोड़ा सिनेमा में, थोड़ा ओटीटी पे। तो मैंने कभी मना नहीं किया टीवी, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैंने टीवी छोड़ दिया है। मैंने हमेशा ये कहा कि मैं टीवी करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा कोई तो काम ऐसा लेकर आए जो मुझे एक्साइट करे। 20 साल टीवी करने के बाद में इतना तो हक है मुझे कि मैं कुछ तो एक्साइटिंग ढूंढूं टीवी पर।
आप और जहाँ तक टीवी, हाँ जी कहिए। नहीं नहीं, आप कंटिन्यू। अब मैं ये कह रहा हूँ कि हर चीज का एक साइकिल होता है। जी। और मैं भाग्यशाली रहा कि जब टीवी का अप साइकिल शुरू हुआ, हम्म। आई caught that wave and I rode that wave, and then the wave dissipated, the wave crashed. So you know, and then I'm waiting for the next wave to come. और मेरा ऐसा मानना है कि हर चीज का एक साइकिल होता है। तो टीवी का एक अप मैंने देखा और टीवी का डाउन मैंने देखा। आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट अप, जो कि मुझे लगता है बहुत जल्द टीवी पे आएगा। जैसे कि हमारे ओटीटी पे शोज बन रहे हैं, वैसे लोगों ने करना शुरू कर दिया है। आई थिंक फ्यू चैनल्स हैव स्टार्टेड डूइंग फाइनाइट शोज। तो मैं इंतजार में हूँ कि कब फाइनाइट शो में कोई ऐसा रोल होगा जो मुझे एक्साइट करेगा, तो फिर से करेंगे। और शुरुआत समझ लीजिए जुर्म और जज्बात से हो गई है। जैसे कि मैंने कहा, होस्टिंग द शो। तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि शेमारू टीवी लॉन्च हो रहा है। और एंड यू नो, आई थैंक द कर्ता धर्ता ऑफ शेमारू टीवी फॉर कंसिडरिंग मी फॉर दिस पार्ट। बहुत सारे जो एक्टर्स होते हैं वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इसलिए भी जाना प्रेफर कर रहे हैं आज के टाइम में, क्योंकि कंटेंट रेगुलेशन जैसा वहां पर चीज नहीं है। हालांकि अभी बात चल रही है बहुत सारी चीजें कि अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे भी वो कैंची लगाई जाएगी, कंटेंट रेगुलेशन होगा। आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे मैटर पर? ये तो आप बताएंगे मुझे कि कैसे कैंची लगाएंगे। नहीं, अभी डिस्कशंस में है चीजें कि ओटीटी में बहुत सारी रेगुलेशंस की जरूरत है, क्योंकि हाँ कुछ तो भी। जी, आप मुझे बताइए। आप आप लोग तो न्यूज़ चैनल के हैं, आप लोगों के पास मुझे तो खबर पूरी पहुंचती नहीं है मुझ तक। मैं थोड़ा सेक्लूडेड ही, अलग ही रहता हूँ, रिक्लूसिव हूँ। आप बताइए, ये जो जहां पर हम देखते हैं ओटीटी, उसे WWW कहा जाता है, हम्म। वर्ल्ड वाइड वेब। सो प्लीज एनलाइटन मी, हाउ विल यू सेंसर द वर्ल्ड वाइड वेब? सरकार की प्लानिंग जब चल ये रही जब है। ये जब ये सवाल का उत्तर ठीक से मिलेगा, गाइडलाइंस आएंगी, तब गाइडलाइंस पढ़ के इस पे टिप्पणी करेंगे कि क्या सही है क्या गलत। पहले वो लोग मन तो बना लें कि कैसे करेंगे, रास्ता ढूंढ लें, है ना। आपके होस्टेज में आपने एसपी पृथ्वी सिंह का किरदार निभाया और जिसे बेहद सराहा गया। दिल्ली में रियल लोकेशंस पर आपने शूट किया, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े उस होस्टेज के पूरी शूटिंग के दौरान? देखिए, हर रोल में जो जो मैं करता हूँ, जो रोल्स मेरे पास आते हैं, उनमें एक इंट्रिंसिक चैलेंज होता है। अगर वो इंट्रिंसिक चैलेंज मिसिंग है रोल में, तो मैं रोल नहीं करता। तो अपार्ट फ्रॉम द challenges ऑफ द रोल इटसेल्फ, तो देयर वर अदर चैलेंजेस। और दिल्ली में नहीं, वो उसका इंटीरियर हमने मुंबई में किया था। और दिल्ली में अपने थे रोड्स पे शूटिंग किया था। हमने हरियाणा में शूटिंग की थी, जो 2 घंटा जाना 2 घंटा आना, सवेरे 4 डिग्री, दोपहर को 25 डिग्री। हाँ, तो ये सब वेदर फ्लक्चुएशंस और डिफिकल्ट टेरेन। और मुंबई में वी शॉट इन अ प्लेस वेयर तो डायरेक्टर को ऐसा लगा कि जो नेचुरल डस्ट और नेचुरल काई है, उसे हमें रहने देना चाहिए टू प्रिजर्व द ऑथेंटिसिटी ऑफ द लोकेशन। तो बहुत बहुत चैलेंजेस थे जो हमने फेस किए, नॉट जस्ट इन दिल्ली बट इन मुंबई ऑल्सो। आपकी 3 दशक लंबी जर्नी पर आते हैं। 1989 में राम लखन के असिस्टेंट डायरेक्टर के बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर आपने शुरुआत की। फिर 1992 में जान तेरे नाम, जो काफी उस समय की एक काफी हिट फिल्म रही। तो जानना चाहेंगे कि ये जो फिल्म आपको मिली, जान तेरे नाम, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड स्टोरी, कैसे मिली? सब वैसे गूगल पे है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। बड़ी लंबी कहानी है। आप मुझे ये कह रही हैं कि 30 साल की कहानी मैं आपको 3 मिनट में बताऊं। तो सारांश में कहानी ये है कि मैं एडिटर था। और जहाँ पर मैं एडिट करता था, वहाँ
दीपक बलराज साहब के एडिटर्स वहीं एडिट करते थे मुक्ता आर्ट्स में, उनका नाम था प्रशांत विनोद। दो आदमी हैं अलग अलग, प्रशांत और विनोद। तो उन्होंने कहा कि दीपक बलराज ढूंढ रहे हैं आपको, तो मैं उनसे मिला और उन्होंने मुझे एक एड दिखाया और उन्होंने बोला ये तुम ही हो? तो मैंने बोला हाँ, मैं एडवर्टाइजिंग फिल्म्स करता था तभी। तो मैंने बोला हाँ मैं ही हूँ। तो उन्होंने देखकर मुझे बोला कि ये तुम नहीं हो, ये तो कोई और है। तो उन्होंने 2 महीने का टाइम दिया मुझे और बोला अगर आप फिर से, बिकॉज आई वाज ग्रोसली ओवरवेट, क्योंकि एडिटिंग करते समय फिर हम लोग वो शरीर का उतना ध्यान नहीं रखते थे। तो मैंने आई थिंक 2 महीने उन्होंने मुझे दिए। 2 महीने में मैंने कुछ 12 किलो लूज किया, 12 15 किलो लूज किया था। और फिर मैं ऑडिशन देने गया तो उन्होंने बाउंस कर दिया था मुझे, उन्होंने किसी और को सिलेक्ट किया, क्योंकि पहला ऑडिशन जो था वो एक प्री रिकॉर्डेड सॉन्ग पे हम लोग परफॉर्म कर रहे थे, लिपसिंग कर रहे थे। तो उन्होंने किसी और को सिलेक्ट किया था और जब उस बंदे का जो सेकंड ऑडिशन हुआ तब पता चला कि उसके डायलॉग डिलीवरी में लिस्प है। तो फिर मुझे बुलाया गया और फिर मुझे कहा गया कि चलिए आपको देते हैं पिक्चर, एंड द रेस्ट आई थिंक इज हिस्ट्री, गुड और बैड आई डोंट नो, बट इट्स हिस्ट्री। जान तेरे नाम जो फिल्म रही वो कॉलेज स्टूडेंट जो उस वक्त के रहे उनके लिए सिलेबस से कम नहीं रही, ऐसा मानते हैं बहुत लोग। तो आपको कई तरह की प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस मिलते होंगे यूथ से और कॉलेज स्टूडेंट से। कोई खास कॉम्प्लीमेंट या जो तारीफ मिली कुछ इस वक्त का, कुछ ऐसा इंसिडेंट कुछ याद आता हो आपको इस वक्त? सबसे सबसे जो वाइडली हर्ड है वो तो यही है कि हम आपके गाने पे बचपन में स्कूल में डांस करते थे। फंक्शन में, स्कूल के फंक्शंस में सब बच्चे, अक्खा इंडिया जानता है, उस पर डांस करते थे। दैट इज द मोस्ट वाइडली हर्ड कमेंट। और इसके म्यूजिक की भी, जैसे अभी आपने कि इस पे डांस करते थे, ऑब्वियसली बहुत लोगों तक पहुंचा। उसके अलावा भी दो गाने थे, म्यूजिक एल्बम जो पूरी पूरी ही हिट रही थी। दैट सॉन्ग की कॉलेज बंद हो जाएगा, और एक हम रहेंगे, भुला भुला पाएंगे, समथिंग लाइक दैट। आई कांट रिकॉल दैट पर्टिकुलर सॉन्ग। आपका कोई पर्सनल फेवरेट है उस पूरी एल्बम से, कोई सॉन्ग? नहीं, ऐसा ऐसा कोई पर्सनल फेवरेट तो मेरा नहीं है, बट हाँ मुझे समहाउ आई फेवर रोने न दीजिएगा amongst all the songs. Okay. जान तेरे नाम के बाद सब कैसा रहा? आपको फिल्में और ऑफर्स हुई, कैसा था वो जो सीन था उसके बाद, जान तेरे नाम के बाद जो फिल्म आई, रिलीज हुई? ये मैडम, ये देवांशी जी, ये कोविड ने बहुत बड़ा प्रॉब्लम किया है ना। ये सारी बातें आपको मिलकर करनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये आप मेरी पूरी जो 30 साल की 29 साल की जर्नी है एज एन एक्टर, उसको ट्रैक करना चाह रही है। तो मैं खुला निमंत्रण देता हूँ आपको, जब भी आपके पास वक्त हो और आपको लगे कि बिना मास्क के सेफ है, या सब प्लीज आप आइए एंड let's sit and we'll do a longish interview for you. ठीक है। कोरोना पैंडेमिक, अब बात आ ही गई है तो उसी से रिलेटेड एक सवाल था कि बहुत बुरी खबरें भी आई कि काम ना मिलने के कारण टीवी इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से, आपने कैसे डील किया इस पैंडेमिक में? थोड़ा मैं भाग्यशाली रहा, थोड़ा बहुत बचाया हुआ था मैंने। और मेरी कंपनी में मेरे साथ कुछ 90-100 लोग हैं अभी भी। कुछ छोड़कर चले गए हैं, गांव चले गए हैं, लौटना नहीं चाहते। कुछ 70-80 लोग अभी भी हैं। और मेरी उस समय जिम्मेदारी थी कि मैं ये जितने लोग थे, वेरिएशन था उनमें, कोई 6 महीने से मेरे साथ था, कोई 6 साल से, कोई 8 साल से, कोई 10 साल से। तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं कुछ भी करके उन्हें जो महामारी चल रही थी उसके उस पार लेकर जाऊं। अप्रैल 1 को हमने सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए थे, कंपनी सस्पेंड कर दी थी। और अप्रैल से लेकर हमने शायद
सितंबर अक्टूबर में रिज्यूम किया, नई कंपनी शुरू हमने की। तो ये जो महीने थे, इसमें बहुत कुछ हुआ। लोगों के जो माता पिता थे अस्पताल भी गए, लोगों की वाइफ्स की डिलीवरी भी हुई, बच्चे भी पैदा हुए, और कष्ट का समय था। और ऐसे समय में आई थिंक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितना वो कर सके वो करे। तो जितना मेरे पास बचाया हुआ था मैंने बांटा महीने महीने अपने स्टाफ के अंदर अंदर। और मैं फिर अपनी फैमिली, क्योंकि बंद थे हम लोगों ने जरा लॉकडाउन पहले ही कर दिया था। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में मेरा घर लॉकडाउन हो गया। और तो फिर अगस्त में जब फ्लाइट्स शुरू हुई तो मैं अपनी फैमिली को लेकर बाहर गया। और बाहर ही था जब मैंने मेरा नया शो साइन किया। तो 15 नवंबर को आई थिंक आई केम बैक टू इंडिया। और हाँ, बस यही देखिए, ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उन्होंने ये ताकत बख्शी कि मैं लोगों का ध्यान रख सकूं। आपको दर्शकों ने क्राइम थ्रिलर जो जॉनरा है उसमें खूब देखा, तो आपको क्या इस तरह के रोल ऑफर होते हैं, आप खुद चूज करते हैं इस तरह की इस जॉनर में काम करना? ऐसी कोई बात नहीं है। जहां मैंने जुर्म और जज्बात कर रहा हूँ, उससे पहले मैंने हॉस्टेजेस भी किया, उससे पहले मैंने कहने को हमसफर भी किया। कहने को हमसफर was a love story. There was no crime in it. Actually, love is also crime, no? It's also, smile. तो हाँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आई एम नॉट फिक्सेटेड ऑन एनी जॉनर पर से। बट हाँ, क्राइम जो है, मैंने ये बात पर गौर किया है कि ओटीटी टीवी, मैंने अदालत भी किया 5 साल। तो crime sells. Crime is a very popular genre among the viewers. So yeah, it's not that I want to do or I choose crime per se. I like to do all kinds of work. But yeah, crime is a very popular genre. आपको खुद भी पसंद है इस जॉनरा की फिल्में या फिर कुछ किताबें कुछ इस तरह से है? नहीं, किताबें मैं कम ही पढ़ता हूँ। मैं नॉवेल्स कम ही पढ़ता हूँ। मैं फिलोसफी ज्यादा पढ़ता हूँ। और हाँ, पर मैं जब नॉट रियली, मैं जब OTTs, व्हेन आई वॉच वेरियस स्टफ ऑन OTTs, तो मैं क्राइम भी देखता हूँ और मैं बाकी काम भी देखता हूँ। तो आई थिंक इट्स अ मिक्स बंच। लेकिन चूंकि क्राइम ज्यादा है OTTs पे, तो शायद हाँ, क्राइम ज्यादा देखता हूँ। आपकी फिल्म उड़ान पर आते हैं, उसे फिल्म कंपेनियन द्वारा 100 बेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ द डेकेड में शामिल किया गया। जब जी, आपने चुना था, किया था, क्या इस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी? अब पता था कि कुछ ऐसा हो जाएगा? जब मैंने उड़ान किया था तो बहुत ही छोटी पिक्चर थी। हम्म। अनुराग मेरा दोस्त था उस समय। विक्रम से अनुराग ने ही मिलाया था मुझे। और बड़ी जद्दोजहद के बाद अनुराग वो फिल्म बना पाया था। बड़ा ऊपर नीचे हुआ, फिर हमने शूटिंग भी की। तो आई डोंट थिंक कि आई थिंक प्लान्स तो थे उसे कैन भेजने के, या लेकिन वो उड़ान फिर देखते देखते कल्ट फिल्म बन गई। पता नहीं विक्रम और अनुराग ने क्या सोचा था, मैंने कभी पूछा नहीं उनको। लेकिन एज एन एक्टर मैं ये सोच कर नहीं कर रहा था कि हम लोग एक कल्ट फिल्म कर रहे हैं। हम लोग जमशेदपुर गए थे बड़ी छोटी फिल्म शूट करने, तो फिर वो कल्ट फिल्म बन गई। ये आई गेस आई एम लकी, एंड सो इज अनुराग एंड विक्रम एंड एवरीबॉडी एल्स। जुर्म और जज्बात के सिवा आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स? मैं एक एक वेब शो शूट कर रहा हूँ जिसका नाम है कैंडी। इट्स ऑन वुड सिलेक्ट। तो वो पे फाइनल स्टेजेस ऑफ शूटिंग पर है। तो मिड दिस ईयर मे बी, आई एम नॉट श्योर व्हेन दे वांट टू पुट इट ऑन एयर। फिर बस लगातार अभी फिल्में हैं, वन आफ्टर अनदर। पूरा आई थिंक
याद नहीं मुझे, बट नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल तक बुक टू में, तो एक के बाद एक सब। राइट नाउ आई एम नॉट एट लिबर्टी टू डिस्क्लोज द प्रोजेक्ट्स। तो बट फिलहाल ये जुर्म और जज्बात के कुछ दिन और बचे हैं, उसकी शूटिंग कर रहा हूँ, और कैंडी खत्म हो जाएगी, और नेक्स्ट मंथ सेकेंड वीक से मेरी नई फिल्म शुरू होगी, तो आई एम श्योर आपको पता लग ही जाएगा। जाते जाते लल्लन टॉप के दर्शकों से जुर्म और जज्बात के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जुर्म और जज्बात के बारे में तो मैं कह चुका हूँ। मैं आग्रह करूंगा आपके व्यूअर्स से कि देखें जरूर, क्योंकि शेमारू टीवी जो है ये उनका आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस शोज हैं, और बड़े यंग प्रोड्यूसर्स हैं, यंग डायरेक्टर्स हैं। है क्राइम, लेकिन एक अलग ढंग से सब कुछ किया जा रहा है, और मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि उन्हें बहुत पसंद आएगा। और बाकी बस हमेशा मैं यही कहूंगा कि जितना प्यार आप मुझसे करते हैं उससे कहीं ज्यादा प्यार मैं आपसे करता हूँ, आपसे भी देवांशी जी, लेकिन ये आपके फैंस, आपके व्यूअर्स के लिए था। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर लविंग मी all these years, for appreciating my work. It really from the bottom of my heart, it means a lot to me. और वही 1000 बात की एक बात, आप लोग हैं तो मैं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया रौनित जी हमसे जुड़ने के लिए, लल्लन टॉप पर आने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू।